श्रोताओं नमस्कार। धरती आकाश कार्यक्रम में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत नदियों का देश है और नदियाँ हैं तो नदियों में बाढ़ का आना भी आम है। खास तौर से बरसात के दिनों में नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में बाढ़ग्रस्त इलाकों में जान माल को काफी नुकसान पहुंचता है। बाढ़ प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है और इस समस्या से निपटने और बाढ़ के प्रभाव को नियंत्रित और न्यूनीकृत करने के लिए भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्य कर रहा है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में एनडीएमए किस प्रकार से कार्य करता है, इस विषय पर बात करने और जानकारी देने के लिए हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री कृष्ण एस वत्स। आप एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण प्राधिकरण में सदस्य हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहला सवाल, मॉनसून शुरू हो गया है, हर जगह बारिश हो रही है, जाहिर है नदियों के पानी या जल स्तर में भी वृद्धि होगी। किस प्रकार से एनडीएमए ने इस स्थिति की तैयारी की है? बाढ़ नियंत्रण मुख्य रूप से राज्यों का विषय है जी। और एनडीएमए जब इसकी पूर्व तैयारी करता है तो राज्यों के साथ उस पर विचार विमर्श होता है। हम राज्यों के साथ बाढ़ की तैयारी की समीक्षा करते हैं, उन्हें हम इस तरह के मार्ग निर्देश करते हैं कि बाढ़ के पहले जो तटबंधों की मरम्मत, जो रक्षा कर्मियों को एक जगह इकट्ठा करना, संवेदनशील जो जगह हैं उनका आइडेंटिफिकेशन, गांव के स्तर पर लोगों को सुरक्षित जगह की तलाश, मवेशियों के लिए, पशुओं के लिए भी एक सुरक्षित जगह की तलाश, नावों की व्यवस्था, और जब कभी बाढ़ आए और लोगों को अपने घरों से निकलना पड़े तो वहाँ पर कम्युनिटी किचन और शौच, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करना, इन सारी विषयों पर हम राज्य शासन को यह कहते हैं कि वो आवश्यक कंटीजेंसी प्लान तैयार करें बाढ़ के लिए, और इसका जो कार्यान्वयन और सक्षम तरीके से हो जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर भी यह कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है। तो हमारा मुख्य जोर यह रहता है कि हर जो जिले हैं जहां बाढ़ आने की संभावना है वो जिले इस बात के लिए सन्नद्ध रहें, तैयार रहें और वहां पर लोगों को हम पूर्व सूचना जल्दी से जल्द दे सकें। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी बारिश की पूर्व सूचना देता है। इस पूर्व सूचना को हम राज्यों तक और फिर जिलों तक पहुंचाने का हम काम करते हैं और उन्हें हम कहते हैं कि लोगों को इस बात के लिए आगाह किया जाए कि जब भी बाढ़ की संभावना हो वो सुरक्षित जगहों पर रहें। जी, भारत का भौगोलिक विस्तार काफी बड़ा है और भौगोलिक स्थिति भी अलग अलग जगहों की अलग अलग है। तो पहाड़ी इलाके हो गए, मैदानी भूभाग हो गए, इन सबको किस तरह से ध्यान में रख के किस तरह से योजनाएं बनाई जाती हैं बाढ़ के संदर्भ में? कि जब मैदानी भागों में नदी का जल स्तर बढ़ता है जी। तो चूंकि विस्तार ज्यादा होता है इसलिए फैलाव भी धीरे धीरे होता है। नदियों का स्तर बहुत तेजी से एक साथ नहीं बढ़ता है। जी। लेकिन पहाड़ी भागों में चूंकि फैलाव के लिए जगह कम होती है इसलिए नदियों का स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है और इसके साथ साथ भूस्खलन होने की संभावना पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा रहती है। तो लैंडस्लाइड और नदियां तेज बहती भी हैं और उनका जलस्तर भी ऊंचा होता है। तो इन सारी चीजें जब इकट्ठे हो जाती हैं तो खतरे की संभावना ज्यादा होती है। मैदानी भागों में थोड़ा जो विस्तार है, फैलाव है, वो धीरे धीरे होता है तो लोगों को ज्यादा समय मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए पहाड़ी भागों में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। खास करके गाड़ियों का आवागमन वो कम होना चाहिए क्योंकि पहाड़ों के नीचे भूस्खलन होने के कारण बड़े बड़े जो चट्टान हैं वो नीचे आते हैं और उसके कारण भी जान माल की हानि होती है। मैदानी भागों में लोग, एक तो है कि बाढ़ का एक लंबा उनका अनुभव रहा है और इसके कारण वो लोगों को पता है कि सुरक्षित जगह पर हम कैसे जाएं, लेकिन कभी कभी बाढ़ का स्तर काफी बढ़ जाता है। उस स्थिति में उनको वहां से बाहर निकालने की बात के लिए हम कोशिश करते हैं। तो एक तो पहाड़ी भागों में कम से कम आवागमन हो, लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और मैदानी भागों में लोग जो हैं इसके लिए जो गांव के स्तर पर जो आवश्यक तैयारी है वो करें।
गांव के स्तर पे किस प्रकार से तैयारी की जाती है, नागरिकों को किस प्रकार से प्रशिक्षित किया? गांव के आसपास जो तटबंध हैं जी। उनको कैसे मजबूत किया जाए, गांव में निचले भाग में जो लोग रहते हैं उनको कैसे हम वहां से निकाल के सुरक्षित जगहों में ले जाएं, जी। गांव में जो बड़े बड़े तालाब हैं उनमें पानी कैसे भरे जिसके कारण बाढ़ का प्रकोप कम हो। जी। तो ये सारी चीजें हम गांव के स्तर पर हम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी बाढ़ का स्तर इस कदर तेजी से बढ़ता है जी। कि ये सारी जो प्रतिबंधक योजनाएं हैं ये भी उपयुक्त नहीं हो पाती हैं, और हर उस स्थिति में हम उनको इवैक्यूएट करने का हम काम करते हैं। उत्तर बिहार में नदियां जो हैं मार्ग बदलने के लिए कुख्यात हैं। हाँ, तो उसकी पूर्व सूचना कितने समय पहले तक मिल जाती है? जहां पर नदियां मार्ग बदलकर बाढ़ लाती हैं, किस प्रकार से कार्य किया जाता है? तो नदियों का जो मार्ग बदलता है वह भी तेजी से बदलता है, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ा समय रहता है। उत्तर बिहार की जो नदियां हैं वहां पर काफी तटबंध बने हुए हैं। जी। तो उन तटबंधों पर लोग हम निगरानी बढ़ाते हैं कि अगर नदियां तटबंधों का अतिक्रमण कर रही हैं तो फिर हम लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाएं, और अगर तटबंध पर कहीं कोई खतरा है तो उन तटबंधों को और कैसे मजबूत किया जाए। फिर कहाँ पर हम तटबंध में पानी की निकासी इस तरह से कर सकें कि नदियों में जो बाढ़ का स्तर है वह नीचे रहे। तो एक तो है कि उत्तर बिहार में तटबंधों की संख्या काफी है और सारी नदियां जहां मार्ग बदलती हैं वहां करीब करीब तटबंध बने हुए हैं। जी। लेकिन फिर भी अगर जब जरूरत पड़ती है तो तटबंध के अंदर के कुछ गांव होते हैं जी। तो उनको हम शिफ्ट करते हैं। जहां तटबंध टूटने का डर रहता है वहां भी हम उनको शिफ्ट करते हैं। तो एक मुख्य जो स्ट्रैटेजी होती है वह कि तटबंधों पर हम हमेशा निगरानी बनाए रखें, जी। और नदियों का जब भी तेजी से अगर कहीं मार्ग बदलता हो तो हम लोगों को खतरों की जो जगह है उससे हम बाहर निकालें। आपने देखा होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में मृत्यु की संख्या अब काफी कम हो गई है। इसका कारण मुख्य है कि वह निगरानी हमने बढ़ाई है जी। पिछले कुछ वर्षों में। पहाड़ों में जो है वह भूस्खलन के कारण समस्या बनी हुई है, और आपने देखा होगा इस बाढ़ में भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, क्योंकि वहां पर बहुत तेजी से पानी का स्तर बढ़ता है और कभी कभी लोग अपने को सुरक्षित नहीं रख पाते। आजकल शहरी बाढ़ का एक फिनोमिना नया उत्पन्न हो गया है। पहले ऐसी कोई स्थिति मुख्यतः नहीं होती थी। इसके संदर्भ में किस प्रकार से एनडीए में कार्य करता है और क्यों आजकल इतना शहरी बाढ़ की स्थिति बढ़ रही है? देखिए, एक तो शहरों में कई कारण हैं कि शहरों के आसपास बारिश काफी तेज होती है जी। और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होती है। जी। अब जब शहर हैं तो वहां पर चूंकि हमने काफी निर्माण कार्य किया है, सड़कें बनाई हैं और हमने पेवमेंट्स बनाए हैं, तो उसके कारण जो खुली जमीन है वह बहुत कम रह गई है। तो जब बारिश होती है तो पानी नीचे नहीं जा पाता है, जो इसको हम अंग्रेजी में परमिएबिलिटी कहते हैं, वो शहरों में बहुत घट गई है। तो जब परमिएबिलिटी घट जाती है तो फिर पानी जो है वह ऊपर रहता है, उसको रन ऑफ कहते हैं, और वो रन ऑफ काफी रहता है। इसके कारण बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, और खास करके जहां कहीं भी थोड़ा बहुत भी निचला भाग है वहां पानी की निकासी नहीं हो पाती है और वहां पानी भर जाता है। जब पानी भरता है तो फिर ट्रैफिक की समस्या बन जाती है, फिर इलेक्ट्रोक्यूशन की संभावना बढ़ जाती है, और फिर एक के बाद दूसरी चीजें प्रभावित होने लगती हैं, तो पूरा शहर प्रभावित हो जाता है। तो इसके लिए एनडीएमए ने बार बार निर्देश इशू किए हैं। एक तो जो हमारे ड्रेन्स हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, उनकी डीसिल्टिंग हो, वहां से बालू वगैरह की और मिट्टी की निकासी हो, जिसके कारण स्टॉर्म वाटर की जो कैपेसिटी है उसमें कोई कमी ना हो। पानी जब नीचे जाए तो आसानी से उसका निर्गमन हो सके, तो वो एक समस्या है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे जो छोटे मोटे लेक्स हैं, है ना, जहाँ अभी शहर में उन पर काफी अतिक्रमण हुआ है, तो वो उन अतिक्रमण को हटा करके जो लेक्स हैं उनकी जो धारण क्षमता है वो बढ़ाई जाए। तो जब बारिश होगी तो वो पानी उन तालाबों में भर सकेगा, तो बाढ़ का जो स्केल है, का जो प्रमाण है, उसमें कमी होगी। तो ये है, इसके लिए हमने एक बड़ा कार्यक्रम अभी शुरू किया है 7 बड़े शहरों में, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर और अहमदाबाद, ये 7 बड़े शहरों में हमने एक अर्बन फ्लड के लिए एक आवश्यक कार्यक्रम शुरू किया है।
जहां हमने इन सब चीजों की ओर ध्यान दिया है। एक नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे पानी के निर्गमन बढ़ाने के लिए जो शहरों में नदियां बहती हैं उनका हम विस्तार कैसे करें, है ना। उनके किनारे जो अतिक्रमण हुआ है जिसके कारण नदियां सीमित हो गई हैं, उसको हम कैसे पुनर्जीवित करें। तो नदियों का पुनर्जीवन जो है ये एक बहुत बड़ा हमारा लक्ष्य है, और हम इस कार्यक्रम से हम नदियों का पुनर्जीवित करेंगे। जो लेक्स हैं उनको हम कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की जो परिधि है उसको कैसे बढ़ाएंगे। तो इन सब चीजों की ओर हमने ध्यान दिया है। जी, चाहे अर्बन फ्लड हो चाहे अन्य किसी भी तरह की बाढ़, किस प्रकार से विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है एनडीएमए द्वारा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो कुछ प्रगति हो रही है उसके माध्यम से ही हम इन सारी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर सिर्फ अर्ली वार्निंग की बात करूं तो हम शहरों में अगर हम अच्छे से सेंसर्स लगा सकें, रडार्स लगा सकें, तो हमें कितना बारिश होगा इसकी हमें पूर्व सूचना ज्यादा अच्छे से मिल सकती है। अब पूर्व सूचना के साथ साथ नाउकास्टिंग हम कर सकते हैं। नाउकास्टिंग का अर्थ ये होता है कि अभी कितनी बारिश हो रही है उसकी जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों को पहुंचा सकें। इस क्षेत्र में इतनी बारिश हो रही है और इस बारिश के परिणाम स्वरूप पानी का स्तर कैसे बढ़ रहा है, इसको हम नाउकास्टिंग कहते हैं। पहले हम फोरकास्टिंग करते थे, अब हम नाउकास्टिंग कर रहे हैं। तो नाउकास्टिंग जो है वह विज्ञान के सहारे ही संभव है। फिर पूरे शहर में जो ढलान है वो किस तरह की है, पानी कैसे बाहर निकलेगा, नदियों को जो पुनर्जीवित करना है, लेक्स को पुनर्जीवित करना है, और स्टॉर्म वाटर की जो क्षमता बढ़ानी है, तो कितनी बारिश हो रही है और उसके लिए जो स्टॉर्म वाटर की परिधि है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए। 50 मिलीमीटर अगर हर घंटे बारिश हो रही है तो मुंबई जैसे शहर में जहां भारी बारिश होती, तो स्टॉर्म वाटर की जो परिधि है वो किस तरह से बड़ी होनी चाहिए जिसके कारण पानी जो है सो आसानी से निकल सके। समुद्र का जो सतह है वो और शहर का सतह है, इसके बीच में क्या संबंध है जिसके कारण जो शहर के अंदर का पानी है वो समुद्र में निर्गमित की जाए। तो इन सारी चीजों के लिए हमें विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, और हम ये जो नए नए जो विकास हो रहे हैं उसके माध्यम से ही हम अर्बन फ्लड का हम सामना कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम में जो एक एसएमएस की नई सुविधा शुरू हुई है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। हमने एक कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल की व्यवस्था की है जिसके माध्यम से हम जो अर्ली वार्निंग एजेंसीज हैं वो जब सूचना देती है वह लोगों के मोबाइल फोन तक किस तरह से पहुंच पाए इसकी व्यवस्था की है। तो उसमें एसएमएस की व्यवस्था है, और आगे चल करके हम सेल ब्रॉडकास्ट भी करेंगे। तो लोगों को रेडियो और टेलीविजन पर तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों की खोज खबर लेनी ही चाहिए, लेकिन ये सारी सूचनाएं उनको अपने मोबाइल पर भी उपलब्ध हो पाएंगी, इसकी व्यवस्था की है। यह अभी हाल में ही शुरू हुई है, इसका और भी विकास करेंगे। जैसे मैंने कहा कि कुछ दिनों में आप सेल ब्रॉडकास्ट भी सुनेंगे कि आपको तुरंत वो अर्ली वार्निंग है वो सुनाई भी पड़ेगा। तो इससे है कि आप अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर सकते हैं, उसके लिए जो आवश्यक एहतियात है वो ले सकते। बाढ़ की स्थिति में डूज एंड डोंट्स क्या इंडिया में जारी करते हैं? सबसे बड़ा जो डूज है वो यह है कि जब बारिश हो रही हो, बाढ़ की संभावना है वो, तो घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, गाड़ी न चलाएं, क्योंकि ये भी संभावना हो सकती है कि पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा हो तो गाड़ियों के डूबने का डर है। फिर वो तमाम तरह की और भी इलेक्ट्रोक्यूशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो घरों में रहें, अगर घर में नहीं है तो आप किसी सुरक्षित स्थान में चले जाएं और इंतजार करें कि जब बारिश कम हो, पानी का स्तर नीचे जाए तो फिर बाहर निकले। और आप रेडियो टेलीविजन पर जो जानकारी मिल रही है उसको जरा गौर से देखें, सुने और उस पर अमल करें। तो श्रोताओं, मानसून आ चुका है और कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न भी हो गई है, आगे आने वाले समय में कई जगह हो भी सकती है। इस कार्यक्रम को सुनकर काफी आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि आप किस प्रकार से इस स्थिति का सामना कर सकें। श्री कृष्ण एस वत्स जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बड़ी खुशी हुई, मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिला। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।